तो की हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल यानी कि सनी फॉर एवरीथिंग में विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने एयर पॉल्यूशन को देखा था। आज की वीडियो में हम सॉइल पॉल्यूशन को देखेंगे। पिछली वीडियो में किन्हीं कारणों से मैंने सॉइल पॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया था, तो बस उसे आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही कॉमन सी बात है, किसी भी तरह के पॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है और ये तरीका हर जगह काम आएगा। एक जगह के लिए नहीं, हर जगह के लिए। कि जैसे किसी भी चीज़ में किसी फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस के ऐड होने की वजह से उस चीज़ की जो रियलिटी है, उस रियलिटी में कोई परिवर्तन आ जाए और जो परिवर्तन आए वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सही ना हो, उनके लिए हार्मफुल हो, तो यही आपका पॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस के आने की वजह से उसके रियलिटी में जैसा कि वो पहले था, उसकी वास्तविकता में कोई चेंजेस हो जाए और वो चेंजेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो, तो आपका पॉल्यूशन कहलाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब इस मेथड के थ्रू आप वाटर, एयर, सॉइल किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आइए हम आज की अर्थ मतलब सॉइल पॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि सॉइल कहते किसे हैं। तो जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो अर्थ की सबसे ऊपरी सरफेस होती है, उससे ही हम मिट्टी या सॉइल कहते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी बनती कैसे है। सिंपल सी बात है। देखिए, सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के मिलने की वजह से होता है। यानी कि जो आपके अजैविक कारक होते हैं और जो आपके जैविक, इन कंपोनेंट्स के जब इन कंपोनेंट्स का मिलन होता है, तब आपके जाके मिट्टी या सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे आपके वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जैसे कि आपका पेड़ पौधे हो गए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इस तरीके के जब कंपोनेंट्स का मिलन होता है तो जाके आपके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ये आपकी फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपली समझाया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे सुनिए। सॉइल में ऐसे कोई भी सब्सटेंस के मिलने की वजह से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यही आपका डेफिनेशन है। सॉइल में ऐसे कोई भी सब्सटेंस के मिलने से या सॉइल के कंपोनेंट्स में कोई भी सब्सटेंस बाहर निकल जाए, ठीक, और उस सब्सटेंस के बाहर निकलने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी पर, उसके क्वालिटी पर कोई फर्क पड़ता है, तो वही आपका पॉल्यूशन कहलाएगा। अब पॉल्यूशन कहलाएगा तो सेंस है कि सॉइल पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये ना कि पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, यानी कि सिंपली क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, यही ना कह रहे हैं कि सॉइल में कोई भी ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जिसकी वजह से उसकी फर्टाइल कैपेसिटी पर, उसकी क्वालिटी पर, उसके सॉइल वाटर पर अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या नॉर्मली कह सकते हैं कि उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, तो वही आपका सॉइल पॉल्यूशन कहलाएगा। अब बात करते हैं कि किन रीजंस की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो आपको पता है ही, बस एक आइए देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो अब आपको ही पता है कि मिट्टी सबसे पहले अगर किसी चीज़ से गंदा होती है तो वो आपका खाद है, मतलब कि फर्टाइल क्या कहते हैं आप, फर्टिलाइजर, माफ कीजिएगा, याद नहीं आता ना, दिमाग से ना क्या है, फर्टिलाइजर। और दूसरा आपका पेस्टिसाइड। ये तो उस खेती से जुड़े बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कंपोनेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें यूज किया जाता है। देखिए, क्या होता है कि कई बार जो किसान है, जो खेती कर रहा है, वो अपने लालच की वजह से बहुत ज़्यादा खाद वाद यूज करता है। वैसे ही अपने लालच की ही वजह से बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का भी यूज करता है। पेस्टिसाइड्स का यूज इसलिए करता है कि अगर उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित, तो वो उस पर दवाइयों का छिड़काव कर देता है ताकि ऐसा कुछ ना हो। जो खरपतवार जाम जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप देखे होंगे, तब क्या होता है कि उस खेत में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड घास भी जम जाती हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो वो कभी कभी उनकी मात्रा बहुत थोड़ी भी होती है तो वो बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर देता है, जिसका भी बैड इफेक्ट पड़ता है।
अब ऐसा किताबों में कहा जा रहा है, वैसे मानने को मेरा जी नहीं चाहता है। मैं भी एक किसान फैमिली से ही आता हूँ, तो ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे बाप ऐसे करता होंगे। जहाँ कुछ होता है वह खुरपी लेके पहुँच जाते हैं, धीरे धीरे निकाल निकाल के बाहर करते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जाने अब काहे लिए लिखा है इन लोगों ने। हाँ, ये हो सकता है कि जो बहुत उच्च दर्जे के बहुत बड़े बड़े किसान हो वो ऐसा काम कर सकते हैं कि भैया तनी तनी बात पे फर्टिलाइजर और यही सब लेके पहुंच जाते हैं। ठीक है, हम अभी आज भी ऑर्गेनिक वाले हैं, बड़ा मस्त ऑर्गेनिक से मस्त हो जाता है काम। तो चलिए देखिए, जो हम ये सब पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उन पेस्टिसाइड में क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में डीडीटी होते हैं, बीएचसी होते हैं और एल्ड्रीन जैसे कई हार्मफुल केमिकल होते हैं। खासकर डीडीटी जो कि भारत में बैन भी है, लेकिन फिर भी आज मतलब अभी भी बहुत सी जगहों पे इसका यूज होता है। खासकर ये हैदराबाद साइड में ना आप देखेंगे इसका यूज होता है। और इसका यूज मच्छरों को भगाने भगाने, जब ये मलेरिया वाला दिक्कत आती है ना, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है आज भी। जबकि ये भारत में बैन है, उसके बाद भी इसका यूज करते हैं ताकि मच्छर वच्छर मार दिया जाए। तो इस वजह से इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है, सांसों के ऊपर भी पड़ता है, हमारी किडनी के ऊपर पड़ता है, रेस्पिरेशन पे तो पड़ता ही पड़ता है, और दिल विल पे भी पड़ता है। तो काफ़ी इसके बैड इफेक्ट हैं। इसी को देखते हुए कई कंट्रीज़ ने इसे बैन कर दिया है, डीडीटी को बैन कर दिया है। क्योंकि अगर हम इसका छिड़काव करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उस फसल के अंदर भी चली जाती है, और जब उस फसल को हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो डीडीटी हमारे अंदर भी प्रवेश करेगी। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इन पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात ये रेड्यूस नहीं होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब डिकम्पोज नहीं होते हैं तो उस मिट्टी में अस्थाई रूप से यानी कि परमानेंट तरीके से उसी मतलब उसी सॉइल का पार्ट बन जाते हैं और उसी में हमेशा के लिए पड़े रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। इस वजह से भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जो खाना हम मतलब जो उसमें फसल होती है उस फसल में इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, यानी कि उस फसल में भी डीडीटी और ऐसे हार्मफुल केमिकल के गुण जाने लगते हैं उस फसल को। और इस फसल को जब कोई उपभोक्ता यानी कि जब कोई कंज्यूमर खाएगा, यानी हम लोग खाएंगे या कोई जानवर खाता है, तो उसके ऊपर इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हम जहर ही खाते हैं कह सकते हैं। वो बात अलग है कि खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे। चलिए ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मतलब बहुत हद तक तो ठीक होते हैं, क्योंकि ये आपके रेड्यूस हो जाते हैं, ये आपके डिकम्पोज तो हो जाते हैं। लेकिन इसका जो लोग छिड़काव करते हैं उनके ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए, ये तो इंसान अपने आप को बचा के छिड़काव कर लेगा, लेकिन ऐसा मतलब इस पॉइंट को भी हम सॉइल पोल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, अब ये तो देखिए बात हो गई पेस्टिसाइड की। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो सेम कंडीशन इसकी भी है कि इसकी भी बहुत अधिक मात्रा में यूज करने की एक वजह आपकी लालच है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि कम समय में हमारी फसली मतलब मछली या मतलब कि हमारी फसल बहुत बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए। लौकी देखी है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लगा के ये लंबी लंबी लौकी लेके लोग घूम रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी लौकी। ऑर्गेनिक से करने में कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे ये लोग जल्दी जल्दी करके इंजेक्शन लगा लगा के 400 किलो की लौकी बना लेते हैं। इसीलिए हमारी अम्मा कहती है जब भी हम कभी सब्जी लेने जाते हैं बाहर, तो कहती है देखा छोटा छोटा ले आया, जो बड़का बड़का रहे ना कुल उनमें कुल का पता इंजेक्शन लगैले रहत हूँ। तो बस यही एक रीज़न है। चलिए बहुत मजाक हो गया। तो क्या होता है, जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं वो फर्टिलाइज़र धीरे धीरे सॉइल के द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। अब ये जब सॉइल के द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं तो जो भी फसल बोई रहती है उस फसल में इस फर्टिलाइज़र के गुण जाने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें इनकी मात्रा पहुंचने लगती है। और इसी वजह से वह फसल, वो जो भी कुछ उसमें रोपा गया है, वो हमारे लिए धीरे धीरे हार्मफुल होता जाता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ, आपके जो फर्टिलाइज़र हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो उदाहरण के लिए एक बात समझिए, अगर किसी पत्ती में या फल में उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब अगर आपने खाद उसे बहुत ज़्यादा दिया है तो उस पत्ती में या फल में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रेट पहुंच जाता है। ठीक, अब जब इस फल को कोई भी जंतु खाता है, कोई भी इंसान खाता है, तो क्या होता है, वो नाइट्रेट नाइट्राइट में चेंज हो जाता है और आपके खून में एंटर कर जाता है, आपके ब्लड में एंटर कर जाता है। अब आपका नाइट्राइट
हीमोग्लोबिन से मिलकर ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है कि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और इसका इफेक्ट बच्चों में तो बहुत जल्दी दिखता है और बहुत बैड इफेक्ट दिखता है। बात समझ में आई? इसी वजह से पेस्टिसाइड मतलब फर्टिलाइजर्स का भी कम बहुत 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 कम यूज करना चाहिए, पेस्टिसाइड का तो करना ही चाहिए। चलिए माफ़ कीजिएगा, वो क्या है कि मेरा फ़ोन अचानक से बंद हो गया था तो इसके लिए सॉरी। अब हम देखते हैं कि हमने पिछली मतलब अभी कुछ देर पहले हमने पेस्टिसाइड को देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकलता है उसका कैसे सॉइल के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। सिंपल सी बात है, जो भी कुछ इंडस्ट्रीज से, जो भी कुछ फैक्ट्रीज से विषैले यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकलते हैं, जैसे कि साइनाइड हो गया, क्रोमेट्स हो गया, अम्ल, क्षार मतलब बेस और सॉल्ट, ये सब, पारा, ठीक है, पारा मतलब मरकरी, और तांबा वांबा, सीसा, आपको बताया था ना, लेड। तो बस जब ऐसे एलिमेंट्स को बाहर गिराया जाता है और वो जब मिट्टी से मिलते हैं तो इस तरीके से वो सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं। ठीक, दूसरा जो वहाँ पे कंपनीज में से जो बहुत सारे कार्बन के कण निकलते हैं, धूल के कण निकलते हैं, वो भी वातावरण में मिल जाते हैं और फिर जब वापस से वो ज़मीन पर स्थिर होते हैं, बैठते हैं, तो वो पत्तियों पर जम जाते हैं, वो आपके जंतुओं के ऊपर जाते हैं, तो स्किन से संबंधित डिजीज़ हो सकती है। पत्तियों के वो जो एकदम जो उनका वो पत्ती के ऊपर एकदम कवर बना लेंगे, जिसकी वजह से उन वो सही तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आई? अगर आपने ये ध्यान दिया होगा, कुछ दिन पहले दिल्ली में जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर की धूल को पानी मारकर हटाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर वो सही तरीके से अगर वो सही तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन याद आ रहा था, अगर वो सही तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में सही मात्रा में ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं होगी और ना ही वो सही मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ना ही खुद ही वो अपने जो भी उनकी दैनिक रोज की ज़रूरतें हैं उसे कंप्लीट कर पाएंगे सही तरीके से। इसी वजह से उसकी सफाई की जाई थी। वैसे भी दिल्ली में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, वो आप सभी को पता है। तो इस तरीके के जो खदानों से जो डस्ट के पार्टिकल बाहर निकलते हैं वो लास्ट में तो आएंगे कहाँ पे, वो लास्ट में तो लौट के भूमि में ही आएंगे, धरती पे ही आएंगे। बस इसी वजह से आपका कह सकते हैं कि सॉइल पॉल्यूटेड होता है। बाप रे, टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है, तो फटाक से आप ये देख लीजिए, आपका ये लास्ट रीज़न है। देखिए, अगर भूमि में मतलब लैंड में अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है तो ऐसे में भी आपकी भूमि की जो फर्टिलिटी होती है वो घट जाती है, यानी कि आपकी जो लैंड है वो धीरे धीरे बंजर बनने लगती है। बंजर का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम बिना काम की हो जाती है, वहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता है, कोई काम की फसल नहीं उगने वाली है। सुनिए क्या होता है कि किस तरीके से आपके सॉइल में सॉल्ट की मात्रा बढ़ती है। एक तो अगर जो आप पानी यूज कर रहे हैं, चाहे नहर से यूज कर रहे हैं चाहे कहीं से भी यूज कर रहे हैं, उस पानी में अगर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट मतलब लवण, अगर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो जब आप पानी यूज करते हैं तो वहाँ पे वो पानी जब बैठेगा, पानी स्थिर होगा, सॉल्ट की मात्रा उस खेत में बढ़ेगी। दूसरा, बाढ़ आती है, बाढ़ के समय में बहुत अलग अलग जगहों पे से पानी आते हैं। ऐसे में अगर को सॉल्ट वाला पानी आए और आपकी खेत में सही तरीके से पानी को बाहर करने की सुविधा ना हो और उस पानी मतलब वो पानी आपके खेत में काफ़ी दिन तक रह जाए, तो ऐसे में भी उस मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप? जो सबसे मेन रीज़न है वो यही है कि अगर बहुत अधिक मात्रा में हम फर्टिलाइज़र और आपका ये सब का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो लैंड है वो धीरे धीरे बंजर होती जाती है। खासकर फर्टिलाइज़र के बहुत अधिक मात्रा में यूज करने की वजह से तो पक्का बंजर होती जाती है, क्योंकि उसकी वजह से जो उस मिट्टी के नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो तो बिल्कुल मर जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं। इस वजह से उस मिट्टी में जान नहीं रह जाती है। अब उस मिट्टी में उस केमिकल फर्टिलाइज़र के बदौलत ही आप जान डालते हैं, समझे? इसीलिए कहा जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने खेत की लाइफ खराब कर रहे हैं। तो बस भैया आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं कि इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ये तो उनका रीज़न था। चलिए आइए देखते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो हमने रीज़न देखा था, अब हम इसको कंट्रोल करने के मेथड देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जो आप पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं उसको एकदम कम कर दीजिए भैया, एकदम कम कर दीजिए। ये कम कर देंगे ऐसे पॉल्यूशन, कम से कम सॉइल पॉल्यूशन तो कम हो ही जाएगा। सुनिए,
आजकल ऐसी फसलें विकसित की जा चुकी हैं, मतलब ऐसी ऐसी क्रॉप्स डेवलप की जा चुकी हैं जो आपकी रोग से लड़ने की उनके अंदर शक्ति होती है। बताइए, अब एक मानने वाली बात है, हमारा तो जी नहीं करता है मानने का, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी फसलें विकसित की जा चुकी हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार के कोई डिजीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। उनके ऊपर कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई खरपतवार जो घास वास जानती है उनका फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तो कहाँ रखी है ये सब दो ना सबको। देखिए भैया, हमको तो नहीं लगता है, अब बाकी होता होगा तो होता होगा, या तो बहुत महंगा आता होगा, वरना लोग यूज क्यों नहीं करते। यूज इसलिए नहीं करते, उनको पता नहीं है, तो कुछ प्रचार अर्चार करना चाहिए ना। अब जब तंबाकू का प्रचार कर सकते हैं, इकरा ना कर सकते कि नहीं भैया देखिए बहुत अच्छा है, इसमें आपका खाद बचेगा, आपका फर्टिलाइज़र बचेगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम, भावनाओं में बह रहे थे बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी मात्रा में आपके फर्टिलाइज़र का भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर फर्टिलाइज़र यूज ही करना है तो बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र यूज करिए, गोबर की खाद यूज करिए, कितना फ़ायदेमंद होता है। ऑर्गेनिक खाद बनाइए, घर का कूड़ा कचरा उसको सड़ाइए, गलाइए, बनाइए, तब यूज करिए। यही कंडीशन आपके फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी लागू होती है कि देखिए भाई ये इंडस्ट्री वाले भैया तनी जो भी कुछ कचरा बाहर फेंका थे या ओके साफ सुथरा करके फेंका, जो भी कुछ आसमान में बाहर निकाला थे या पार्टिकल उनके थोड़ा पहले फिल्टर करा, भारी पार्टिकल के अपने पास ही स्टोर कर ला, ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देते या काल के हमारे खेती में आके बैठी के जिम्मेवार हुई, तो यही सब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और आपका एक तरीका ये भी है कि आपको सॉइल वाटर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मिट्टी में या सॉइल में पानी की मात्रा इंक्रीज़ हो जाए। वही जो भूजल होता है अंदर का पानी, उसकी मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात और सबसे लास्ट बात कि लोगों को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए कि देखिए भैया ऐसे ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपका सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा, जो कि कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि लोग कितना भी शिक्षित हो जाएं, स्वार्थ इंसान को हमेशा आगे रखेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करिएगा, चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।